नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ राहुल के बड़े प्लान की, टीएमसी को बचाने में जुटी ममता बनर्जी की। इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा। देखेंगे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर कैसे चुनाव आयोग की बढ़ी मुश्किलें, राम मंदिर चोरी मामले में कैसे विपक्ष के दबाव में आया प्रशासन, जानेंगे विदेश दौरे के बीच अमेरिका से रिश्तों को लेकर क्यों घिरे पीएम मोदी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वकील कपिल सिब्बल को दिया इंटरव्यू, कहा वीरप्पन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, कावेरी विवाद हो या वंचितों के अधिकारों की लड़ाई, हर मुद्दे पर हमने अपना पूरा योगदान देने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे नए सेना प्रमुख, 30 जून से संभालेंगे जिम्मेदारी, वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी की लेंगे जगह। भोपाल में नीट विवाद पर घिरे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने उनके खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। असम के जोरहाट में हुआ बड़ा विमान हादसा, वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान हुआ क्रैश, 2 हिस्सों में टूटा प्लेन, लैंडिंग के दौरान लगी आग। फीफा कप में मेजबान अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से दी मात, 14 जून को सुपर संडे में होंगे 5 मुकाबले, ब्राजील और जर्मनी अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध भी जारी है, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या चुनावी धांधली का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार की विदाई तय है, अब उन्होंने अपनी कमर भी कस ली है। वो एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो मोदी सरकार के खिलाफ क्या है राहुल का नया प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। एक तरफ वो विपक्ष को एकजुट करने पर पूरा जोर दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में उनके भाषण से साफ दिखाई दिया कि किस तरह वो बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को प्रतिरोध में खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्हें इस बात का भरोसा दिला रहे थे कि प्रतिरोध का असर होता है। वहीं दूसरी तरफ वो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी शुरू करने जा रहे हैं और इस बार उनका फोकस देश के युवाओं पर है, उन छात्रों पर है जो पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार की इस नाकामी के खिलाफ जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। राहुल उन छात्रों की आवाज बनने के सफर पर निकल रहे हैं जो सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद छात्रों से संवाद की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसके तहत वो अलग अलग शहरों में छात्रों के साथ बैठकर बात करेंगे, उनका पक्ष सुनेंगे और इसके लिए उनका पूरा प्लान भी सामने आ चुका है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी और मोदी सरकार की तरफ से भारत के युवाओं के साथ हो रहे सुनियोजित धोखे के बढ़ते संकट के खिलाफ देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा की है। ये अभियान उन लाखों युवा भारतीयों की मुश्किलों को उजागर करेगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के कारण बार बार खतरे में पड़ रहा है। इस सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी युवाओं से बात करेंगे और इसके लिए देश के चुनिंदा शहरों में उनका कार्यक्रम भी रखा गया है। अब इस छात्र संवाद के शेड्यूल की बात करें तो पहले चरण में राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में 17 जून को अपने इस अभियान का शंखनाद करेंगे। कोटा को कोचिंग हब भी कहा जाता है। वहीं 10 जुलाई को वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जाएंगे, जो प्रतियोगी छात्रों और सिविल सर्विस की तैयारी का गढ़ माना जाता है। 11 जुलाई को उनका कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में होगा, जो रेलवे SSC की तैयारी और युवा आक्रोश का केंद्र रहा है। और 14 जुलाई को नई दिल्ली यानी देश की राजधानी और सत्ता के केंद्र में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राहुल गांधी का ये आंदोलन मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि पीएम मोदी की कुर्सी जाने वाली है, मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, अब वो उसे हकीकत में बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखना ये होगा कि राहुल के इस आंदोलन का देश की सियासत पर क्या असर पड़ता है।
मोदी सरकार को घेरने के लिए एक तरफ राहुल गांधी ने रोड मैप तैयार कर लिया है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। राज्य में टीएमसी के सीनियर लीडर्स पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन अब टीएमसी में जारी टकराव थमता नजर आ रहा है, जबकि बागियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बंगाल में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। कई विधायक और सांसद पार्टी से किनारा कर रहे हैं और जो किनारा नहीं कर रहे हैं उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सुबह 3 बजे ही प्रशासन की टीम टीएमसी नेताओं के घर थमक जा रहा है। कुछ यही हुआ है टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर केंद्रीय बलों और पुलिस की एक बड़ी टीम ने तड़के 3 बजे छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में की गई। अभिषेक पर यह एक्शन होते ही बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस टीम जबरन अभिषेक बनर्जी के घर घुसी। छापेमारी की खबर सुनकर ममता बनर्जी भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभिषेक के घर पर हुई छापेमारी को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ये भाजपा का पुराना तरीका है, भाजपा यही तरीका अपनाती है। बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर भी एक्शन हुआ है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआईडी ने मित्रा से जुड़े 6 से 7 ठिकानों पर छापेमारी की। टीएमसी नेताओं पर लगातार हो रहे इन एक्शंस को लेकर पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने इस एक्शन के बाद भी बीजेपी को लेकर अपने तेवर नहीं बदले, जिसे लेकर अब माना यह जा रहा है कि पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते वो टीएमसी को बिखरने नहीं देंगे। और अब तो बागी हुए नेताओं के तेवर भी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के दिग्गज नेता कल्याण बनर्जी जिस तरह पिछले दिनों ममता से अभिषेक और खुद में किसी एक को चुनने की बात कह रहे थे, उसे लेकर कहा यह जा रहा था कि किसी भी वक्त वो भी पार्टी से साइड हो सकते हैं, लेकिन अब उनके तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को खुद के बेटे के समान बताया है और यही नहीं, पार्टी के बागे हुए नेताओं पर भी उन्होंने हमला बोला। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दो, उन्हें भाजपा की छत्रछाया में ही रहना होगा। ये सब एक चाल है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास का हवाला देते हैं, लेकिन जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा तक नहीं सकते वे काम क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल में तो लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। भाजपा हमें परेशान कर रही है, पुलिस हमें परेशान कर रही है। भाजपा में शामिल होने वाले 19 सांसदों को भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। अब जिस तरह बीजेपी के खिलाफ अभिषेक के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया और कल्याण बनर्जी ने पार्टी के लिए जैसा नरम रुख दिखाया है, उसे लेकर अब माना यह जा रहा है कि पार्टी को बचाने की ममता की कोशिशें सफल होती दिखाई दे रही हैं। बंगाल में टीएमसी पर मंडरा रहे खतरे पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है, तो इधर मीनाक्षी नटराजन मामले में भी नया मोड़ सामने आया है। एक ही दिन में उन्हें कोर्ट से हार और जीत दोनों का स्वाद चखना पड़ा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी पर पानी फेर दिया, वहीं हैदराबाद की एक कोर्ट ने उन्हें तकनीकी आधार पर राहत दे दी। नामांकन रद्द होने से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़क तक पहुंच गया है, जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र का खात्मा बताकर बीजेपी को घेर रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के लिए 12 जून का दिन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की एक अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिल गई। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर क्या है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने एमपी से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया और वजह यह थी कि उन्होंने हैदराबाद में अपने खिलाफ लंबित एक कोर्ट केस की जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया और जिस दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा, उसी दिन हैदराबाद की एक अदालत से नटराजन को थोड़ी राहत मिल गई। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एक निजी शिकायत को ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस केस के आरोपी और प्रतिवादी वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए नियम के मुताबिक इसकी सुनवाई सांसदों और विधायकों के लिए बनी विशेष अदालत में होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला सितंबर 2025 का है। ए श्रीलता नाम की महिला ने हैदराबाद कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने कुंभम शिव कुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण दिया। शिव कुमार रेड्डी पर शारीरिक दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप है।
श्रीलता का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने रेड्डी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस मामले में नटराजन के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और मंत्री वकातिर श्रीहरि सहित 7 बड़े नेता आरोपी हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष सुनील पवार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग आज सत्ता की कठपुतली बन चुका है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी देश के सदन में गांधीवादी विचारधारा की आवाज को दबाना चाहती है और ये लड़ाई सिर्फ मीनाक्षी नटराजन की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी। मीनाक्षी नटराजन का मामला अभी भी थमता नहीं दिख रहा तो बवाल अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से कथित धन चोरी को लेकर भी मचा हुआ है। यह विवाद अब सिर्फ एक प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गया बल्कि इसने सियासी रंग भी ले लिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद सीएम योगी से बड़ी मांग की है। तो क्या मांग की है ट्रस्ट ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर के दान पात्र से कथित धन चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब इस पूरे विवाद में नया मोड़ सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीएम योगी को पत्र लिखकर विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन की औपचारिक मांग की है। ट्रस्ट का कहना है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच बेहद जरूरी है। ट्रस्ट ने अपने पत्र में ये भी कहा कि जांच के जरिए न सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी रोक लग सकेगी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए गायब पाए गए। इसके बाद मामला तेजी से राजनीतिक बहस का विषय बन गया। खबरों के मुताबिक मंदिर प्रबंधन के आंतरिक ऑडिट के दौरान दान पात्र में अपेक्षा से कम नकदी मिलने पर संदेह पैदा हुआ था। इसके बाद गोपनीय कैमरों के जरिए निगरानी शुरू की गई। जांच के दौरान ट्रस्ट के एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसे कथित तौर पर इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालिया जांच में ये भी सामने आया कि कुछ संदिग्ध कर्मचारियों ने कम समय में महंगी संपत्तियां खरीदी थी। हालांकि ट्रस्ट का दावा है कि गबन की गई अधिकांश राशि वापस भी प्राप्त कर ली गई है और मामले की कार्रवाई जारी है। उधर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में सुरक्षा और निगरानी के बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे हुई। वहीं अयोध्या के कई संतों और धार्मिक नेताओं ने भी पूरे मामले की पारदर्शी की जांच की मांग की है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रह सके। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दानपत्र से धन चोरी के आरोप और फिर एसआईटी जांच की मांग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सच सामने आता है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी मामले में पारदर्शी जांच की मांग उठ रही है तो जवाब पीएम मोदी से भी मांगा जा रहा है। ओमान के जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की जान जाने को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच पीएम विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है। लेकिन मोदी के यूरोप पहुंचने से पहले ही बीजेपी के ही कद्दावर नेता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी 6 दिनों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनका इस बार 13 जून से 18 जून तक का दौरा है। इस दौरान वो फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा करेंगे। साथ ही 16 से 17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग भी लेंगे। लेकिन पीएम मोदी के विदेश पहुंचने से पहले ही उनका ये दौरा विवादों की भेंट चढ़ चुका है। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मोदी का ये विदेश दौरा उस वक्त हो रहा है जब हाल ही में ओमान तट पर अमेरिकी हमलों में भारत के 3 लोगों की जान चली गई थी, जिस पर पीएम मोदी अमेरिका के खिलाफ खुलकर कुछ भी नहीं बोले थे। इसको लेकर विपक्ष पहले ही मोदी पर हमलावर था और अब ट्रंप मोदी की मुलाकात की खबरों को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मोदी को चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर रीढ़ की हड्डी बची है तो प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके सीधे विरोध जताना चाहिए और इसके बारे में देश को बताना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में हमारे विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास से क्या बात की। अगर रीढ़ की हड्डी बची है तो प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन करके विरोध जताना चाहिए। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उनकी क्या बातचीत हुई। हालांकि मुझे पता है कि मोदी ऐसा नहीं करेंगे। यानी साफ है कि अगर पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है तो देश में वो बुरी तरह घिर जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के आगे मोदी क्या तेवर अपनाते हैं।
अमेरिका से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी की चुप्पी सवालों से घिर गई है, तो सवाल दिल्ली हिंसा मामले में आरोपियों की जमानत को लेकर भी उठ रहे हैं। दरअसल दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम पिछले 6 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब तक जांच एजेंसी मामले की जांच ही पूरी नहीं कर पाई, जिसके चलते सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाई। और अब उन्होंने कड़कड़ डूमा कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। क्या बिना आरोप तय किए हुए 6 साल जेल में रहना सही है? दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शर्जील इमाम ने एक बार फिर यही सवाल उठाया है। उन्होंने कड़कड़डुमा कोर्ट में दूसरी बार जमानत की अर्जी लगाई है। उनका कहना है कि केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। शर्जील इमाम की पहली जमानत अर्जी 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने नई परिस्थितियों का हवाला देकर दोबारा नई अर्जी दाखिल की है। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी केस वहीं का वहीं है। अब तक आरोप तय करने पर बहस भी पूरी नहीं हो सकी है। कड़कड़डुमा कोर्ट के वेकेशन जज डॉक्टर सुमेत कुमार सेठी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। पुलिस से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की गई है। आपको ये मामला याद ही होगा, बात साल 2020 की है। दिल्ली में सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, तभी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई। पुलिस ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश का केस दर्ज किया। इसमें यूएपीए जैसी बेहद सख्त धाराएं लगाई गई। शर्जील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप लगा। तब से यानी पिछले 6 सालों से वो तिहाड़ जेल में बंद है। इसी केस में उमर खालिद भी आरोपी हैं और उन्होंने भी कोर्ट से जमानत मांगी हुई है। कानून की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। शर्जील का नया दावा भी इसी बात पर टिका है कि बिना ट्रायल पूरा हुए कोई इतने साल कैसे जेल में रह सकता है। वैसे 6 साल में पहली बार हाल ही में उन्हें अपने भाई की शादी के लिए 11 दिन की पैरोल मिली थी। अब सबकी नजरें 4 जुलाई पर हैं कि कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं। शर्जील इमाम को कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन जनता को महंगाई से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। और अब दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जनता को एक और झटका दे दिया। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वहीं अब इस पर विपक्ष ने भी मोदी सरकार और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली के दाम बढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी DERC ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग ने दिल्ली के बिजली वितरण कंपनियों जैसे डिस्कॉम को मंजूरी दी है। हालांकि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 500 यूनिट तक है, उनकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा। यानी सरकार के इस फैसले से 500 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे ग्राहकों के लिए बिजली की दरें 1 से 3.30% तक बढ़ जाएंगी। हालांकि सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें वो ग्राहक शामिल हैं जो 200 से 500 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। वहीं अब सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली वालों को तगड़ा झटका लगने वाला है। अब बीजेपी सरकार बिजली के दाम बढ़ा देगी। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 3.30% ज्यादा वसूली होगी और आपकी जेब काटी जाएगी। इससे पहले यूपी में भी बिजली महंगी कर दी गई थी। नरेंद्र मोदी अपनी सरकारों से वसूली का खेल करवा रहे हैं। वहीं अब इस पर दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी आप ने भी बीजेपी को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने इस पर पोस्ट किया कि बीजेपी सरकार का दिल्ली की जनता पर महंगाई का एक और वार। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली देकर राहत दी थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार बिजली महंगी कर आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ डालने जा रही है। बीजेपी सरकार को जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए, न कि लुटेरों की तरह उनकी जेब पर डकैती डालनी चाहिए। यानी साफ है कि बीजेपी अब अपने ही लिए हुए फैसले में घिर गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अमेरिकी दादागिरी हर जगह नहीं चलती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ना, जब हमारे देश में ट्रंप ने हमारे युवाओं को हथकड़ियाँ लगाकर अपने विमानों से जब भारत में भेजा, तो दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे देश, जिनमें से 1-2 देश ऐसे थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया और अपना ही जहाज़ भेजा और अपने लोगों को बिना हथकड़ी लगाए हुए वापस अमेरिका से बुलाया गया। इसी तरह से अब देखिए ना, हमारे यहाँ पर पिछले दिनों या अभी 1-2 दिन के अंदर ही भारतीयों के ऊपर हमला किया अमेरिकी जहाज़ों से और 4 लोगों को उसमें मार दिया गया। अफसोस की बात यह है कि
उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि देश के साथ में कुछ हुआ ही नहीं है। ट्रंप के खिलाफ तो बोलने की वाली बात बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया आई है, उसी तरह से ना तो पार्टी की तरफ से और ना ही भक्तों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आई है। उनका विरोध उनकी भाषा में ही अगर हो जाता तो समझ में आता, वो तो नहीं आया है। अब देखना ये है क्या दोस्ती के आगे देश भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो जल्दी ही तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।